मध्यस्थ महानुभाव, देवियों और सज्जनों, 3 मिनट का समय मिला है। मैं 3 प्रार्थनाएं लेकर आपके मध्य उपस्थित हुआ हूँ। एक प्रार्थना तो है राजभाषा परिनियमावली पर पुनर्विचार का। आज हम राजभाषा का यह हीरक जयंती वर्ष मना रहे हैं। ये अमृत महोत्सव वर्ष है। आप ये स्वीकार करेंगे कि प्रत्येक भाषा के ये 5-6 मुख्य चरित्र होते हैं। वो बोलचाल की भाषा होती है जिसे कन्वर्सेशनल लैंग्वेज कहते हैं। वो सृजन की भाषा होती है जिसमें कविता, कहानी, नाटक, निबंध इत्यादि लिखे जाते हैं। वो संचार की भाषा होती है जो रेडियो से, दूरदर्शन से और मुद्रित माध्यमों से प्रसारित होती है। वो शिक्षण की माध्यम भाषा होती है जिसको लैंग्वेज एज ए मीडियम कहा जाता है। वो इसके साथ साथ विश्व भाषा होती है और सर्वाधिक वो राजकाज की भाषा होती है जिसको हम राजभाषा रूप में संबोधित करते हैं और उसका महोत्सव मना रहे हैं। इस राजभाषा की परिणामावली 75 वर्ष पूर्व बनाई गई थी, बहुत सो विचारित है, लेकिन समय के साथ साथ कुछ न कुछ परिवर्तन होते हैं। माननीय गृह मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि इस पर कृपापूर्वक विचार करें कि क्या भाषा का स्वतंत्र मंत्रालय नहीं गठित हो सकता। इतनी सारी समस्याएं इस देश में हैं। ये भाषा बहुल राष्ट्र है, 22 तो संविधान द्वारा पारित मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। इसके अलावा पूरे देश में लगभग 1600 भाषाएं हैं। इनमें बहुत सारी जनपदी बोलियां हैं जो लुप्त होती चली जा रही हैं। उनके अस्तित्व को कैसे बचाया जाए। जो अविकसित भाषाएं हैं, अभी राजभाषा का पूरा दायित्व निर्वाह नहीं कर पा रही, उनको कैसे सक्षम किया जाए, उसमें नई टेक्नोलॉजी कैसे डाली जाए, उनके माध्यम से आलेखन और टिप्पण और पत्राचार का कार्य पूरी निष्ठा के साथ कैसे संपन्न हो, अनुवाद की समस्या को और कैसे सुलझाया जाए, तो इन सब पर विचार करने के लिए, और विचार ही नहीं, निरंतर अन्वेषण करने के लिए, शोध की प्रक्रिया को आगे समुन्नत करने के लिए ऐसे एक मंत्रालय की आवश्यकता है। और आवश्यकता है कि देश में एक भारतीय भाषा विश्वविद्यालय स्थापित कर दिया जाए। अभी अलग अलग भाषाओं के तो विश्वविद्यालय हैं, लेकिन पूरी भारतीय भाषाओं को लेकर भाषा तत्व पर चिंतन करने वाला कोई विश्वविद्यालय, जिससे भाषाई सौहार्द हमारे देश में पैदा हो। उससे हिंदी की स्वीकार्यता बढ़ेगी, दक्षिण भारत की समस्याएं हम समझेंगे, अपनी बातें वहाँ तक संप्रेषित करेंगे, पूर्वोत्तर की अपनी सारी समस्याएं हैं। तो इस तरह से भाषा विश्वविद्यालय के माध्यम से ज़्यादा सुनियोजित रूप से कार्य हो सकेगा। एक विशेष अनुरोध यह है कि आज से लगभग 60 वर्ष हो गए जब हिंदी का स्थगन किया गया था कि जब तक देश के सारे राज्य सर्वसम्मत से इसको अपनी भाषा नहीं स्वीकार करेंगे तब तक इसी तरह से यथावत कार्य चलता रहेगा। अब समय आ गया है कि उस तिथि को, उसकी निरवधि तिथि जो निर्धारित की गई थी, उसे सावधि बना दिया जाए, कितना ही समय ले लिया जाए, लेकिन जो भी परिवर्तन करने हो, मुझे मालूम है कि 3/4 बहुमत प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई होती है, लेकिन संविधान पीठ की सहमति के माध्यम से इस प्रकार के संशोधन किए जा सकते हैं। और अब अंग्रेजी की दास्तां को मुक्त किया जाए, हिंदी को और अलग राज्यों में उनकी जो राजभाषाएं हैं उनको ये स्थान दिया जाए। विशेष रूप से हमें एक विशेष अभियान चलाने की जरूरत है। दक्षिण भारत में भी और हिंदीतर राज्यों में भी ये बात भ्रमपूर्वक फैलाई गई है कि हिंदी हम पर लादी जा रही है, ये हिंदी साम्राज्यवाद है। जैसे कुमार मंगलम का क्राइसिस ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस पुस्तक में इस तरह के विवाद उठाए गए हैं। उनको आश्वस्त करने की जरूरत है कि हिंदी किसी पर लादी नहीं जा रही है, चूँकि देश के सबसे बड़े भूभाग में बोली जाने वाली संपर्क भाषा, और यह आज की नहीं है। 1873 में सुकुमार सेन ने इसको संपर्क भाषा रूप में स्थापित किया था। भारतेंदु जी ने कहा था हिंदी नई चाल में ढली, और फिर उसी क्रम में देश के सभी जो अग्रनायक थे उस समय के, जो हमारे नेतृत्व प्रदान करने वाले महानुभाव थे, उन्होंने संपर्क भाषा के रूप में मान्यता दी। इसके माध्यम से नवजागरण आया, इसी भाषा के माध्यम से आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। आज लोग महसूस कर रहे हैं कि अगर एक संपर्क भाषा होती तो 1857 में हमको अवश्य में विजय प्राप्त होती। इसी विकास चक्र के साथ साथ हिंदी की आवश्यकता, उपयोगिता लोगों ने महसूस की है। इसको अधिकाधिक प्रचारित करने की आवश्यकता है ताकि भाषाई सौहार्द बढ़े, ताकि हिंदी का और परिवार बढ़े। आज षड्यंत्र पूर्वक उर्दू को हिंदी से अलग कर दिया गया है, उसके भीतर अनेक प्रकार के उपक्रम भर दिए गए, जबकि दोनों भाषाएं भगिनी भाषा है, दोनों का व्याकरण एक है, दोनों की शब्दावली एक है। पहुँचानी
भाषाई सौहार्द पैदा करने के लिए बहुत जरूरी है कि पूरे देश में हर तुलनात्मक भारतीय साहित्य जैसे विषयों का अध्ययन करा हो। जो तमिल में है बहुत कुछ वही हिंदी में है, वही तेलुगु में है, वही कन्नड़ में है, वही बंगला में है, वही मराठी में है। इतना भाव साम्य है, सभी एक संविधान द्वारा पारित है, सभी एक संसद द्वारा संचालित है और इन भाषाओं में कॉमन शब्दावली भी बहुत है। इसका संज्ञान कराने की आवश्यकता है ताकि ये भाषाई चार दीवारियां जो खड़ी हो गई है ये समाप्त हो जाए, हिंदी की स्वीकार्यता बढ़े, संघ की भाषा के रूप में अलग अलग क्षेत्रों में उनकी राजभाषा भी विकसित होती चली चले। तो इसलिए आवश्यक है इस अभियान को और ज़्यादा तेज किया जाए। तो काका का जो विभाजन किया गया है इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। धारा 3(3) में द्विभाषी नीति का जो नियम विधान बनाया गया है उसका दुरुपयोग हो रहा है, उसको भी सुनियोजित करने की आवश्यकता है। हमें अनुरोध करना होगा कि संसदीय कार्य समितियां जब नराकाश का निरीक्षण करने जाती है तो उतनी उदारता न दिखावे, थोड़ी सी सख्ती की भी जरूरत है। हिंदी अधिकारियों को भी ज़्यादा सक्रिय बनाने की जरूरत है। नराकाश को और ज़्यादा उद्यमी बनाने की आवश्यकता है ताकि केवल औपचारिकता पूर्ति न हो, सचमुच जो वो रिपोर्ट में भेज रहे हैं, अब रिपोर्ट में लिख करके भेजना ही पड़ता है कि यहाँ 100% कार्य हिंदी में हो रहा है, जबकि उतना होता नहीं है। इस पर पुनरीक्षण करने की आवश्यकता है। ज्ञान की जो भारतीय परंपरा है उससे अधिकाधिक कैसे जोड़ा जाए। कविता, कहानी, नाटक तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन विज्ञान का युग है, इसमें जब तक ज्ञान परक साहित्य पूरे परिवार में नहीं आए। आज बड़े सुंदर सुंदर प्रकाशन हुए, देखकर मन गदगद हो गया है। इस प्रवृत्ति को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। राजभाषा तकनीकी शब्दावली आयोग ने लगभग 12 लाख शब्द बना डाले हैं, बड़ा स्तुत्य कार्य है, लेकिन बहुत सारे शब्द इतने जटिल हैं, इतने अव्यवहारिक है कि वे बस कोश में छपे हुए रह गए हैं। आवश्यकता यह है कि उसमें से कामकाजी शब्दों का एक अलग कोश बनाया जाए जिसका अधिकाधिक प्रयोग हमारे राजभाषा कर्मचारी अधिकारी करें और उसमें जटिलता का निवारण करते हुए जो तदभव शब्द है, जो आम बोलचाल के शब्द है, जो सरल शब्द है, उनको भरा जाए। अब जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लिए हम आयुध